अस्सलामुअलैकुम जनाब। प्रोग्राम रुपया पैसा के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बोल की स्क्रीन पर अब रोजाना 1 बजे से 2 बजे तक आप देख सकेंगे प्रोग्राम रुपया पैसा, जिसमें अब आपको बताएंगे हम स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से मुतालिक भी, डॉलर की बढ़ती कीमतें और कम होती हुई कदर के मुतालिक भी, और साथ ही साथ गोल्ड की मार्केट, मनी मार्केट क्या सूरत हाल बता रही है, पाकिस्तान में ज़राअत की सिचुएशन क्या है, कानकुनी के मामलात किस तरह से आगे बढ़ाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और सबसे बढ़कर इस वक्त ई कॉमर्स का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या है, आईटी किस जानिब जा रही है, डिफेंस प्रोडक्शन के मामलात किस जानिब पाकिस्तान में बढ़ाए जा रहे हैं, और बहुत कुछ बिजनेस से रिलेटेड। और हमारे साथ मौजूद होंगे इसी फील्ड के बेहतरीन लोग जो आपको बता सकेंगे कि पाकिस्तान में बिजनेस में सूरत हाल में कैसा आगे बढ़ना है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्टॉक मार्केट ने जनाब सबसे ज्यादा तेजी और जो कहा जाए कि हिस्टोरिकल वो रीच पकड़ी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से हमारे बिजनेस रिपोर्टर कफील अहमद, उनसे वहां की सूरत हाल जानेंगे। कफील, ऐसा क्या हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बड़ी जबरदस्त किस्म की चल रही है, 51,000 से जायद तेजी है, क्या इस वक्त सूरत हाल है जब मिड ऑफ डे है? देखिए मुदस्सिर, ये है कि जो सेंटिमेंट था वो खासा पॉजिटिव था गुज़िश्ता। अगर हम 1.5 महीने की बात कर लें, पहले मैं आपको ट्रेड स्क्रीन दिखा दूँ। इस वक्त अगर मेरे दिखाएं, इस वक्त 440 पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया और 51,175 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर हम बात कर लें 2017 मई की बात कर लें तो उसमें जो है वो इंडेक्स इसी लेवल के ऊपर था। और इसकी क्या वजूहत हैं, किस तरह देख रहे हैं, मेरे साथ शहरियार बैठे हैं, हम उनसे बात भी करें। शहरियार, मार्केट में क्या हुआ है, क्या चीज़ें हैं आज तक? थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले हमने 51,000 का बैरियर क्रॉस किया था 2017 में। आज मार्केट ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। इसकी बुनियादी तौर पे 2-3 वजूहत हैं। एक तो हम जो मईशत में इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से हमने कुछ फैसले किए हैं, हमारा रुपया मुस्तहकम हो रहा है, हमने हवाला हुंडी के ऊपर काम किया है, फिर इसके साथ साथ जो स्मगलिंग हो रही थी उस पर कड़े हाथों से हुकूमत ने कुछ अमल किया है, और फिर साथ साथ हम देख रहे हैं हमारे जो इकनॉमिक इंडिकेटर हैं वो सारे पॉजिटिव साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं। आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, उसने काफ़ी हेल्प आउट किया, फिर इसके साथ साथ रेमिटेंसेज स्लाइटली इंक्रीज हो रहे हैं, फिर हमारे एक्सपोर्ट के नंबर, इंपोर्ट के नंबर भी काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। उसका असर आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है, और फिर आईएमएफ के साथ जो हमारी कंप्लायंस है हम उसको फुली फुलफिल कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में तवक्को यही है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फर्दर हम 100 to 200 बेसिस पॉइंट नीचे आता हुआ देख रहे हैं। कितना सस्टेन करेगा ये मार्केट के अंदर, और आगे क्या देख रहे हैं, और सेक्टर कौन से इंप्रूव हो रहे हैं? देखिए, ओवरऑल जहाँ तक सेक्टर की आपने बात की तो मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। फिर साथ साथ पावर एंड गैस सेक्टर को आपको पता है कि सर्कुलर डेथ का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस हवाले से जो पेमेंट्स इनको मौसूल हो रही है उसके बाद से इन सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी रैलीज बनते हुए देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की तो हमें लग रहा है कि हुकूमत जिस रास्ते पे जा रही है और इस्लाहात के जो रास्ते पे चल रही है, हुकूमत इस पर कायम रहती है, स्मगलिंग को रोकने में कामयाब होते हैं और मईशत में कुछ इस्लाहात लाते हैं, अपने टैक्स नेट को बढ़ाते हैं, सब्सिडीज़ का खात्मा करते हैं, और गवर्नमेंट इन लेवल्स के ऊपर चलती रही तो यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मार्केट इसी तरह से बेहतर परफॉर्म करेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बल्कि मईशत में भी आपको फर्दर बेहतरी नजर आएगी। सियासी चीज़ें इंपैक्ट डालेंगी इसके ऊपर, आप समझते हैं? डेफिनेटली सियासत हमेशा से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे और मईशत पे काफ़ी असरअंदाज होती है। आपने देखा होगा पिछले 1 से 1.5 साल पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल कड़ा वक्त गुजारा है। अब इस्तेकाम नज़र आ रहा है, खासतौर पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इलेक्शंस जो होंगे वो जनवरी एंड में होंगे। मुल्क में गहमा गहमी भी स्टार्ट हो गई है, इलेक्शन रैलीज भी बन रही हैं, तो पूरी दुनिया का ये मुतालबा है कि इलेक्शंस टाइम पे हों और इलेक्शन होना बहुत बेहतरी होगी। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें हैं, इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट सस्टेन करेगी, और जो कंडीशंस है आईएमएफ की उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो फुलफिल किया जा रहा है। अगर हम बात कर लें, आज भी इसी का जो है वो इजलास है और उसमें जो है वो गैस के जो प्राइसेस हैं उसमें जो है वो इंक्रीज करने का फैसला जो है कफील, आप हमें आगाह कर रहे थे सूरत हाल से, मार्केट में इस वक्त क्या सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया कफील, आप पर हम बात करेंगे। इस वक्त जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टॉक ब्रोकर भी हैं। बहुत शुक्रिया जफर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल हाई मार्केट 51,000 क्रॉस कर गई है, 122 मिलियन का जो कारोबार है वो भी हम शेयर्स का वो भी देख रहे हैं। क्या वजह है कि ये इतनी मार्केट हाई की गई है? देखिए, मोमेंटम तो पहले से चल रहा था जब से इंटीरियम गवर्नमेंट आई है, और इसके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट और इंटीरियम गवर्नमेंट ने जो फोकस किया हुआ था वो इकोनॉमी पर ही किया हुआ था। फिर उसके उन्होंने अपने स्टेप्स भी दिखाए कि भाई हम आईएमएफ से बातचीत करने को तैयार हैं, आईएमएफ के हर ऑर्डर को फुलफिल करने को तैयार हैं, क्योंकि आईएमएफ एक ऐसा इदारा है जो ना सिर्फ पैसे यानी फराहम करता है, डॉलर्स फराहम करता है, बल्कि उस कंट्री की इकोनॉमी में भी जो जो खतरात होते हैं, जहाँ जहाँ खराबियां होती है उसको भी वो
इंडिकेट करता है। तो वो स्टेप्स लेना शुरू किए गवर्नमेंट ने। तो उसमें आप देखें कि चोरी जो इलेक्ट्रिसिटी की थी, जो डॉलर रुपये की पैरिटी संभल नहीं रही थी स्मगलिंग की वजह से, जो अफगान ट्रांजिट था उसकी वजह से, तो उस सब पर नजर रखने की बात नहीं थी, बल्कि उसको कर्टेल किया। और कर्टेल किया तो डॉलर रुपये की पैरिटी भी स्टेबल हुई। जब ये 330 रुपए पे पहुंचा था डॉलर, तो इसका मतलब है कोई ना कोई, जब ये 275-80 पर आया है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो खेल खेल रहा था। चाहे वो बैंक खेल रहे थे, चाहे वो मनी चेंजर्स खेल रहे थे। तो ये सब चीजों ने मार्केट में पहले से मोमेंटम ले आए थे। और मोमेंटम था क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में, डिविडेंड यील्ड में और बोनस शेयर्स में, और जो नफे कर रही हैं कंपनियां, वो तो माइंड ब्लोइंग है। सही। लेकिन मार्केट अंडर वैल्यू इतनी थी कि उनके अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद मार्केट मूवमेंट नहीं कर रही थी। लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो टर्न अराउंड थोड़े थोड़े शुरू हुए, तो मार्केट ने भी अपना सेहत ताकत दिखानी शुरू की है। और ये तो जफर साहब, मार्केट फंडामेंटल जो है वो बहुत अच्छे हैं जो आप बात कर रहे हैं। क्या यही फंडामेंटल बरकरार रहेंगे, यही सिचुएशन रहेगी? ये $1 मिलियन का क्वेश्चन है। ये जो फंडामेंटल्स इंटरनली तो मार्केट के बहुत अच्छे हैं, एक्सटर्नली में हमारे जैसे मुल्क में एक्सटर्नल जो मामला होते हैं वो भी बहुत अफेक्ट करते हैं। इसमें अच्छी बात ये हुई है कि अब जो पॉलिटिकल क्राइसिस था, पॉलिटिकल हंगामा आ रही थी, वो खत्म होने को नजर आ रही है। इलेक्शन टाइम पर होते नजर आ रहे हैं। और नवाज शरीफ का आना भी, और उसकी जो कल तकरीर थी, वो भी मईशत के ऊपर ही थी, और किसी से झगड़ा नहीं, कोई अड़ोस पड़ोस के कोई कंट्री से भी हमें आंखें दिखाने की जरूरत नहीं। ये एक किसी भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वाले कंट्री के लिए बहुत अच्छी खबरें होती हैं। और यही खबरों की वजह से कैपिटल मार्केट में शुरुआत से अभी तेजी हो रही है। और अभी जो नई खबर आपको मैं दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी लास्ट टाइम इन्होंने स्टेबल रखा था, कोई चेंज नहीं किया था। इस दफा तो ये भी खबरें हैं कि शायद वो 100 बेसिस पॉइंट से नीचे करेंगे, जो हमारी कैपिटल मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा कि अगर ऐसा होता है। लेकिन अभी भी मार्केट की हम बात करें तो 51,000 अबव चल रहा है, तो क्या हम 55 को टच कर पाएंगे अगर यही फंडामेंटल रहे तो? मुश्किल कोई नहीं है। देखिए ना, मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि हम अंडर वैल्यू बहुत थे। अच्छा, आप ये देखें कि ऑलमोस्ट 6 साल के बाद ये मार्केट है इस लेवल पर भी पहुंची 17 के बाद। बिल्कुल। एनर्जी के सेक्टर का जो टॉप हैवी इंडेक्स में उसका बढ़ना ही मार्केट का बता रहा है कि मार्केट के आगे के जो तौर तरीके हैं, जो ईसीसी गैस का भी अभी वो जो है सब्सिडी वो खत्म करेगी, तो उसे ये कंपनियां भी अच्छी चलेंगी, इनका प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे, और मुल्क को भी जो एक किस्म का नुकसान पहुंचता है सब्सिडी दे देकर, वो खत्म होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताइएगा, देखें मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बमुश्किल 1% भी लोग नहीं हैं जो स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा होते हैं। क्या वजह है कि स्टॉक की तरफ लोग आते नहीं हैं, या आने नहीं दिया जाता, या प्रोसेस बहुत मुश्किल है? क्या वजह है? तीनों चीजें। एक तो एजुकेशन नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या स्टॉक मार्केट है। दूसरा ये है कि जो प्रोसीजर है वो इतना डिफिकल्ट कर दिया गया है, इतना डिफिकल्ट कर दिया गया है कि आप थोड़े साल पहले करोड़ रुपए के प्राइस बॉन्ड लेने आसानी थी, डॉलर लेना आसानी थी, बिल्कुल, प्रॉपर्टी लेना आसानी थी, लेकिन स्टॉक्स लेने के लिए मुश्किल आती है। स्टॉक में आइडेंटिफाई नो योर कस्टमर। तो ये सब चीजों ने जो इन्वेस्टर होता है वो इन डिफिकल्टीज के साथ नहीं आता। दूसरा, जब आपकी डॉलर रुपए की पैरिटी स्टेबल नहीं होती, तो जो फॉरेन फंड्स हैं वो एक हार्ड करेंसी को देकर एक क्या कहते हैं, एक वीक करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो जब नफा उनको हो रहा होता है वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जो भी करेंसी होगी, तो वो लेकिन सब आप नहीं समझते कि आप जैसे जो बहुत पुराने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा हैं, लोगों के लिए आप भी आसान बनाते, आप नहीं समझते कि लोगों को इधर इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आते कि ताकि मार्केट भी पाकिस्तान की बड़ी होती? ये भी कहा जाता है जो रुपया पैसा घूमता रहे। भाई, हमने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पर लोगों को लेकर आए, लेकिन जब आप उनके लिए क्रेडिट लाइन नहीं दोगे, उनको कोई बैंक पीछे से फैसिलिटेट नहीं करेगा, तो उनके लिए आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी मार्केट में जो कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम था, जिसके पहले नाम बदला था,
वो बदला जो था वो इतना शानदार था कि चाइना ने अपनी नई मार्केट के अंदर भी उसको यूज किया है, और उसके वजह से वो जो है मार्केटें जो है वो बहुत ज्यादा मार्केटें जो है ज्यादा सही, बिल्कुल। ये मार्केट के ये सिचुएशन अब जो बिल्कुल मार्केट की, जी हाँ, मार्केट की सिचुएशन के साथ साथ एक चीज जो आप ये बताइएगा, इस वक्त जो पाकिस्तान के मार्केट बहुत मुस्बत है। माजी में हमने ये देखा कि रशिया और यूक्रेन की जंग हुई, मार्केट पे हमारे असर होते हैं, कोई भी चीज होती है। तो अब ऐसा क्या चल रहा है कि कोई बैरूनी असर भी नहीं है, किसी किस्म के कोई मामलात हैं, हमारी मार्केट मुस्बत है। वापस रिपीट करें क्वेश्चन। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे जफर भाई कि इस वक्त मार्केट जो है वो पिछले दिनों में हम देखा रशिया और यूक्रेन की जंग थी, उसके असरात आए पाकिस्तान पर डॉलर की सूरत में भी और स्टॉक एक्सचेंज में भी नजर आए। लेकिन अब ऐसा कोई सूरत हाल नहीं, क्यों मार्केट फिर ऊपर है कि बाहर का कोई असर नहीं हो रहा, पॉजिटिविटी चल रही है? देखिए, यूक्रेन और रशिया का जब मामला हुआ ना, तो उसमें सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये थी कि दुनिया में उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आए, और वो जो जंग थी वो हमें इफेक्ट बहुत कर रही थी। इसमें दूसरा हमारा पॉलिटिकल भी एक सिनेरियो था कि क्या हम रशिया के ब्लॉक में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये सब चीजें जो हैं ये सब चीजों का इफेक्ट कर रही थी मार्केट को भी। और अब जो है वो कहानी एक किस्म की साइड लाइन हो गई है। अब तो हम दूसरी जंगों की तरफ देख रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पर अब इन सब जंगों का इफेक्ट कम से कम हो रहा है, यानी इतना हमारे लिए मुश्किलात नहीं लेकर आ रहा है। सही। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इस वक्त कौन से सेक्टर्स जो है आप रिकमेंड करते हैं कि उस जानिब जो है जाया जाए? पहले तो बताइएगा कि रिकमेंड करते हैं वेट एंड सी की सिचुएशन होनी चाहिए या बाइंग का ये टाइम है स्टॉक एक्सचेंज? बिल्कुल बाइंग का टाइम है, और ये इंडिकेट हमारी मार्केट कर रही है कि लोग बाई कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर तो थोड़े दिन में तो ऐसा भी हुआ था कि कोई बायर ही नजर नहीं आता था, लेकिन अब जो है मार्केटों में थोड़ी सी हलचल मची है, लोगों का आना शुरू हुआ है, और इफेक्टिवली हम लोग अब, मुझे ये लगता है कि मार्केटें स्टेबल रहेंगी, ना सिर्फ स्टेबल रहेंगी बल्कि अपवर्ड मूवमेंट। सही। अच्छा, तो कौन से आप सेक्टर्स की बात करें कि रिकमेंड करते हैं? ऑयल एंड गैस का है, फिर साथ ही साथ जो बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर का, टेलीकॉम सेक्टर है, तो किस सेक्टर्स की जानिब आप समझते हैं कि वहाँ बाइंग करनी चाहिए, सेफ लोग रहें? देखिए, जो पी मल्टीपल 3 पर थे ना, वो 5 पर जाएंगे। अच्छा। तो ये जब 5 पर जाएंगे तो इसमें वही सेक्टर एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, जैसे आपने खुद का एनर्जी का सेक्टर है, सीमेंट है, बैंकिंग है, ये सब सेक्टर अभी मूवर्स एंड शेकर्स हैं, क्योंकि टॉप हेवी में इंडेक्स में भी बड़ी कंपनियां हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी जब आती है तो ये इसकी प्राइसिंग भी इतनी बड़ी होती है कि वो एक नफीतुली रकम नजर आती है कि कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट की। तो मेरे ख्याल में तो ये अक्रॉस द बोर्ड मार्केटों में जो रहे हैं अभी हमारे मार्केट के अंदर, वही उसी के अंदर दोबारा बाइंग शुरू हो गई है। सही। अच्छा जफर साहब, एक और चीज़ जो है, हम अगर खित्ते की बात करते हैं तो रीजन में डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टॉक एक्सचेंज में पूरा हम उसको एक देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरह वो चल रहा है। पाकिस्तान में क्या ऐसी अट्रैक्शन हो रही है कि हमारा भी रीजन के अंदर एक बेहतर स्टॉक एक्सचेंज नज़र आए, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी और डिफरेंट कंट्रीज़ की भी जो चीज़ें हैं वो नज़र आएँ? वो बहुत कम होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये अगले आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं? देखिए, मुश्किल ये होती है कि रेगुलेटर्स जो कंपनियां आना चाह रही हैं उन पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और जो कंपनियों को हम लाना चाह रहे हैं कि जैसे मोबाइल फोन्स वाले हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो हम सालों से उनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलेटर्स को कि इनको कहा जाए कि ये इधर लिस्टेड हो, क्योंकि इनके नफे भी अच्छे हैं। लेकिन वो उनको लाने में सक्सेस नहीं हुई है, कामयाब नहीं हुए हैं। और जो कंपनियां आना चाह रही हैं वो हैं जो जिसके ग्रीन फील्ड यानी वो नफे वाली नहीं है। तो ये चीजें देखकर मल्टीनेशनल जो मुशर्रफ के टाइम पर हमारी मार्केटें एक्टिव थी, ऐसी होना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी भी मार्केट बड़ी है, सेकंड बेस्ट तो आ गया है, हमारा सेकंड बेस्ट मार्केट इन द रीजन तो आ गई है। लेकिन हमें जो मेन है कि भाई आपको इसको कैश मार्केट की जगह इसके अंदर और डेप्थ और प्राइस डिस्कवरी लानी पड़ेगी, और वो सिर्फ आ सकती है अगर क्रेडिट लाइन बैंकों से आम इन्वेस्टर को भी मिले।
सही, बिल्कुल। जफर साहब साथ रहिएगा। इस वक्त बात करें, एक तो स्टॉक का हम सिचुएशन देख रहे हैं, मुसलसल वो पॉजिटिव नजर आ रही है। दूसरा एक बहुत बड़ी मार्केट थी, वो थी डॉलर के हवाले से। लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये एक बड़ी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी पाकिस्तान में कि डॉलर खरीद कर घरों में रख रहे हैं। उसके बाद एक पूरा क्रैकडाउन हुआ, डॉलर की कीमत फिर से कम हुई। अब सिचुएशन क्या होने जा रही है? मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन डॉलर जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे इस वक्त बात करना मकसूद है। मलिक साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले ये बताइएगा, 50 रुपए से जायद जो है ओपन मार्केट में हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत कम हो गई है। क्या सबसे बड़ा फैक्टर हुआ है कि ये इतनी तेजी के साथ और इतनी कम कीमत हुई? देखो, ये सारा मैं समझो डंडा है, डॉलर डंडा चल रहा है। चीफ आर्मी स्टाफ ने पहली दफ़ा सीरियस लिया। पहले कोई सियासी जितनी भी जमातें रही हैं इक़्तिदार में, काम उनका था, लेकिन काम इनको करना पड़ गया, क्योंकि जितने भी आपने रिपोर्ट पढ़ी, स्मगलिंग अरूज पे थी, तेल आ रहा था, सीमेंट आ रही थी, फ्रूट आ रहा था, सब्जियाँ आ रही, हर चीज़ ईरान से आ रही थी, अफगानिस्तान से आ रही। उसके लिए डॉलर चाहिए होता था, और डॉलर का ऑफिशियल नाम में सेक्शन लगी हुई है ईरान पे, अफगानिस्तान में, तो स्मगलिंग करके हुंडी हवाले से और यहाँ ब्लैक मार्केट से ख़रीद के दिया जाता था। तो इन्होंने तमाम जितने भी ब्लैक मार्केट गैर कानूनी करेंसी मनी चेंजर थे हुंडी हवाला के ऊपर क्रैक डाउन किया। उसका नतीजा आपके सामने डॉलर तक। तो मलिक साहब, पहले नीचे नहीं आ रहा था, तो ये सारे का सारा क्रेडिट क्रैकडाउन को हम देंगे कि क्रैकडाउन हुआ है तो ये नीचे आया है? बिल्कुल, ये सारी जब स्मगलिंग बंद हो गई है ना, देखो स्मगलिंग से बंद होएगी तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो डॉलर का रेट बढ़ेगा, कम होगा और रुपया बढ़ेगा। तो हमें इस वक्त जो हुकूमत को मैं समझती हूँ 2 दिन से आपने देखा डॉलर दोबारा ब्रेक लगा गया, बिल्कुल, और बल्कि आज तो बढ़ गया है 81 से। फिर मुझे मेरी बात हुई है आला हुकाम से और इंटेलिजेंस जैसे सलामती इदारों से, मैंने बताया कि बैंकों ने इस वक्त बहुत ज़्यादा बाइंग की और सारी पोजीशनें ओपन छोड़ी हुई हैं, और वो पोजीशनें इस वक्त $2 अरब एक्सपोर्टरों ने दिसंबर तक बुकिंग कराई है, और उन्होंने इम्पोर्टरों को स्वाप एक अरेंजमेंट होता है उधारे डॉलर दे देना, अच्छा, बजाय उनको सेल करते और मार्केट में डॉलर का रेट और इंटरबैंक में और गिरता, तो उन्होंने यहाँ रोक दिया। अब उनको देखो क्या हुकूमत करती है, उनके खिलाफ एक्शन लेती है नहीं लेती, क्योंकि पिछले आपने देख लिया 2 साल से 3 फाइनेंस मिनिस्टर गए हैं। पहले शौकत तरीन साहब शोर करते रहे कि स्पेकुलेशन हो रही है, फिर मिफ्ता साहब करते, फिर डार साहब करते रहे, लेकिन किसी ने दवाई दे देते थे चले गए ये इनको हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी, लेकिन इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। अभी तक इसी काम में सट्टे में लगे हुए और पाकिस्तान की तबाही जितने तो आप समझते दोबारा से वही सट्टे वाला काम शुरू? जी बिल्कुल हुआ है। उसमें मैंने तो कहा है हुकूमत को कि आप इंक्वायरी करें, इनकी पहली फाइलें खुली, आपने एक्शन नहीं लिया, उनके दिल बढ़ गए, और पूरे पाकिस्तान को मैशत को इन्होंने 2 पे लगा दिया, और ये कोई मार्केट में डिमांड नहीं है। मार्केट में कल भी हमने $14 बिलियन दिए इंटर बैंक में, कोई बायर नहीं आ रहा हमारे पास, लेकिन इंटर बैंक जब इन्होंने गिराया तब सप्लाई दोबारा रुक गई है। पिछले दिनों हम 20 से अभी तक हमने कोई तकरीबन $25 करोड़ दिए इंटर बैंक में पिछले 10 दिन में, तो ये बहुत बड़ा सप्लाई हमारे पास थी। 25 से 30 मिलियन डॉलर हमारे पास डेली लोग सिलेंडर कर रहे थे, और जिसकी वजह से इंटर बैंक में मार्केट बड़ी डॉलर का रेट कम हो रहा था। मलिक साहब, ये इसमें अगर हम बात ये करते हैं कि इतना लंबा चौड़ा ये पूरा क्रैकडाउन की सूरत में लोग डरे, डर के बाद ये चीज़ें आ गई, क्या ये दोबारा से ऊपर वापस जा सकती है? जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, ये जैसे हम इस वक्त 280 के करीब 78 पे खड़े हुए हैं, ये वापस भी जा सकता है फिर से? बिल्कुल जा सकता है, अगर एक्शन नहीं हुआ इनके बैंकों के खिलाफ, अगर ये इनको इसी तरह छोड़ दिया गया, ये वाइट कॉलर कायम रहा है, तो फिर तो कभी भी नहीं आप रोक सकेंगे। अभी इम्तिहान है, हुकूमत ताकतवर है, ये ताकतवर है। तो सर जिम्मेदार कहते हैं कि आप लोग जो करेंसी डीलर्स हैं उनके, आप इंटरबैंक की बात, बैंकों की बात कर रहे हैं, सारा तो ऐसे बाहर से यही तस्वीर लगती है कि शायद आप लोग ये काम में मुलव्वस होते हैं। वो क्या कहते हैं पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हमारी तो टोटल मार्केट ही 30 से 40 मिलियन डॉलर है, इनकी मार्केट 300 मिलियन डॉलर है, वो क्या मुकाबला हम उनका कर ही नहीं सकते। सारा सट्टा तो ये करते हैं, वहाँ रिकॉर्ड है, कोई ऑफ रिकॉर्ड भी नहीं है। एक दिन में 15-15 रुपए, ये जफर मोती साहब से पूछ लेना, इनको ज़्यादा पता होता है। इंपोर्टरों से पूछे, एक दिन बैंक रेट से भी 5-5, 10-10 रुपये ज़्यादा चार्ज किए गए, जो तो इनको तो कोई रोकने वाला नहीं है। अब जबकि इन्होंने बहुत बड़ा अभी इनका बिल्कुल रेड हैंड पकड़े गए हैं, अब इनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं होगा, इन्होंने स्वाप किया क्यों, पहले तो ये पूछा जाए ना। स्वाप ये तो बड़ा एक अहम पॉइंट है कि अगर ये सिचुएशन जफर मोती साहब अगर यही रही तो फिर तो और मजीद ये प्रॉब्लम होगा। आज हम स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी की बात कर रहे हैं, अगर डॉलर के मामला ये हुए तो फिर तो इसके असर इधर भी आएगा। बिल्कुल आएंगे, और ये बिल्कुल बोस्तान साहब सही बोल रहे हैं कि इनके पास आइडेंटिफाइड है, ये कोई आउट ऑफ द मार्केट थोड़ी काम हो रहा है, ये तो रिकॉर्ड में है। और खुद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भाई हम 8 ऐसे बड़े बैंक्स हैं जिसमें ये इन्होंने ट्रेड किए, हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट से।
अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है उनके नाम भी नहीं दिए गए। फिर जी हाँ, अच्छा दोबारा से हम राब्ता करते हैं ज़फ़र साहब। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आपने बहुत पहले एक बार कहा था हमारे प्रोग्राम में कि 250 तक ये डॉलर आएगा और यही कीमत होनी चाहिए, अब 250 आ सकता है? बिल्कुल, अभी तक हो भी चुका होता अगर ये बैंक बीच में दीवार ना खड़ी करते। इन्होंने दीवार खड़ी कर दी और पिछले एक हफ्ते से कशमकश चल रही है। मैं वही मतलब पता चलते हैं हुकूमत ताकतवर है, ये ताकतवर है, क्योंकि इनके सारे बाहर के बैंक है, पाकिस्तानी तो 4-5 बैंक रहेंगे 31 बैंकों में से, बाकी तो सारे कोई दुबई का है, कोई सऊदीया का है, कोई यूके का है, कोई अमेरिका का है, कोई फ्रांस का है। तो जब भी कोई इनको हाथ डालने की कोशिश होती है तो ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं, इनके हाथ उधर ही कांपना शुरू हो जाते हैं। तो आप मजबूत हाथ डालने पड़ेंगे, इनको सबक सिखाना होगा, वरना पाकिस्तान की तबाही में यही इनका हाथ है, सबका सब। ये सारा मलबा जो है वो ठीक है, कुछ गैर कानूनी मनी चेंजर भी थे, स्मगलर भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये जो हमने 3-4 दफ़ा इसको गिराया, 3-4 दफ़ा इन्होंने यू टर्न लगाया और उस मार्केट को हम 10 रुपये गिराते थे, ये 20 रुपये बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से अब कोई उम्मीद हो चली थी कि फौज आ गई है, सैर गैर निगरान हुकूमत सही निगरानी करेगी। देखो इनकी निगरानी का भी इम्तिहान है, क्या करते हैं। पैरेलल हम ये देख रहे थे कि ग्रे मार्केट, एक ओपन मार्केट जो आपकी है, एक इंटरबैंक जो है वो चल रहा है, तो ये ग्रे मार्केट बिल्कुल हम समझे कि वो ख़त्म हो चुकी है? अभी ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन जो ही गिरफ्त कमज़ोर होगी, स्मगलिंग शुरू होगी, या इनको दोबारा जो है गोल्ड वाले, मैं गोल्ड वालों को बताऊँ $20 मिलियन डेली जो मार्केट से और हवाला मार्केट से ख़रीद के 500 kg डेली गोल्ड आ रहा था, जो कि जितने भी करप्शन का पैसा है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि 30 लाख एक वो उनकी बार बनती है 10 तोले की, तो वो बना के उनको दे रहे थे और एडवांस पैसे इनको देते थे, और जितने भी ये ऑन रिकॉर्ड बात है इन्होंने पकड़ा लोगों को और उनको उठाया भी है, लेकिन आया उनको दोबारा छोड़ दिया जाता है या दोबारा उन्हें अलो दोबारा गोल्ड की स्मगलिंग शुरू कर देते हैं। तो गोल्ड जो है डॉलरों से आता है और डॉलर जो है मार्केट से ख़रीदा जाता है, और मार्केट से जब खरीदेंगे तो फिर ज़ाहिर है इंटर बैंक से और मार्केट का रेट बढ़ेगा तो फिर दोबारा डॉलराइजेशन हो जाएगी। तो अब ये इसका तरीका यही है कि आप गैर कानूनी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जो आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आपका भी पाकिस्तानी रुपया मजबूत नहीं होगा। अच्छा ज़फ़र साहब से दोबारा से रब्ता हुआ है। ज़फ़र साहब ये बैंकों के हवाले से भी और फिर इसके तो दोबारा से असरात, आज हम मुस्बत की बात कर रहे हैं, फिर खुदा न खास्ता कल मनफी सिचुएशन हो जाएगी। देखिए ये मार्केटों का मनफी और मुस्बत तो चलता रहता है, लेकिन अगर मार्केटों को वो जो अननेचुरल तरीके से अंडर वैल्यूड करना और उसके ऊपर बोझ पर बोझ डलवा देना, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की वजह से, डॉलर रुपये की पैरिटी ना बदलने की वजह से, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से इकोनॉमी के इंडिकेटर खराब हो जाना, तो वो तो मार्केटों के हाथ में नहीं होता, ना कैपिटल मार्केट के हाथ में है, ना डॉलर रुपये की पैरिटी के बैंकों के हाथ में है। तो वो जो है उसको हर वक्त वॉच करना पड़ता है कि भाई आखिर हमारे मुल्क में क्यों हम लोगों वो कहानियां नहीं देखते जैसे दूसरे मुल्कों में है कि भाई इलेक्शन हो भी रहे हैं तो भी कोई वायलेंस नहीं है, ना हो रहे हैं तो भी कोई झगड़ा ना हो, जुलूस जलसे में एक दूसरे को गाली गलौच ना करें, इकोनॉमिक इंडिकेटर पर नजर रखें, और जो आउटफ्लो हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी से उसको इनफ्लो की तरफ टर्न होना। अच्छा, लेकिन उसके इनफ्लो के हवाले से एक बड़ी चीज़ है, मलिक साहब बैठे हुए हैं, डॉलर्स लोग खरीदते हैं, घरों में रख लेते हैं, गोल्ड खरीदा उसमें इन्वेस्टमेंट हो गए, आम आदमी स्टॉक में आए, क्या फ़ायदा मुल्क का और उसका अपना हो सकता है? अगर मैं सादा लफ्ज़ों में जानना चाहूँ आपसे ज़फ़र साहब। भाई देखिए स्टॉक मार्केट में जब आता है ना, तो एक तो ये कि ये इंटरेस्ट वाला काम नहीं है, रिस्क वाला काम है। तो आप एक डीमोटिवेट कर रहे हो इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट पर पूरी इकोनॉमी को जाने से। देखिए फिक्स्ड इनकम पर जाना एक इस्लामिक भी नहीं है, और दूसरा ये है कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर कैपिटल मार्केट में आते हैं तो ये कंपनियों में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनमें से बड़ी बड़ी कंपनियां तो गवर्नमेंट की हैं, जब उनके भाव बढ़ते हैं तो वो गवर्नमेंट भी एक ऐसे पोजीशन में आ जाती, ताकतवर हो जाती है कि भाई हमारे स्टॉक जो हैं गवर्नमेंट के भी, वो कहीं बैंक में अगर प्लेज कराने पड़े, उनको कोई मुश्किलात हों तो वो उसको प्लेज करा कर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, एजुकेशन के लिए ये सब पैसे निकलवा सकते हैं। जब हम इधर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, उन शेयरों के भाव नहीं बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट को भी नुकसान ही होगा कि उनके शेयर कोई रखेगा नहीं, और ना रखेगा तो उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जाए। अभी आप देख लें पाकिस्तान का स्पेशली कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। तो ये सब चीजें देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, हॉस्पिटल्स पर ये अब गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, और उसके लिए कैपिटल मार्केट हमेशा हाजिर है। अभी आप देखिए प्राइवेटाइजेशन के लिए बात आई तो पूरी दुनिया ने यही कहा कि ये प्राइवेटाइजेशन जो हो, गवर्नमेंट जो करना चाह रही है वो
वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज हो, ताकि ट्रांसपेरेंट रहे। ये जो अलग से किसी की बोली आ जाती है उसको दे दिया जाता है, इस तरह ना हो। तो ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके को कैपिटल मार्केट इंकरेज करती है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन को इंकरेज करती है, तीसरा गवर्नमेंट के लिए पैसे रेज करने के लिए बहुत बड़ी जगह है। बिल्कुल, ये अब देखते हैं कि इस पे इसी तरह से तवज्जो होती है, जो क्योंकि माशी बहाली के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उस पर इस जानिब कैसे तवज्जो। तो बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोदी साहब, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ हैं, कुछ बात करेंगे कि लोग जो धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब फिर कहाँ जाएंगे, किधर होगा मामला, और ये जो बहुत बड़ी मार्केट समझी जा रही थी अब वो रियल मार्केट क्या है। इसके बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त रुपया पैसा में कि पाकिस्तान में रुपया जिसकी कदर मजीद कम होती जा रही थी, एकदम से डॉलर के मुकाबले में बेहतर सिचुएशन नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब। मलिक साहब, एक जानिब हमने देखा दो चीज़ें हैं, धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही थी। एक था डॉलर जिसका कारोबार आप करते हैं, दूसरा था गोल्ड। अब का डॉलर से लोग निकले हैं, क्रैकडाउन हुआ, धड़ाधड़ लोग लाइनों में ले रहे थे, अब लाइनों में वापस दे रहे थे। अब क्या गोल्ड में वो सारी सिचुएशन हो रही है या वहां भी कुछ आप देख रहे हैं कि क्रैकडाउन है, कुछ सिचुएशन बेहतर है? गोल्ड आप में बुलियन जो है आपने काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। बिल्कुल ऐसे, और उसकी वजह ये है कि बड़े बड़े जितने भी डीलर थे उनको जो है उठाया गया है, जो कि इलीगल सेल कर रहे थे, करप्शन के पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से जो है गोल्ड में भी ज़ेर अताब है, ज़ेर अताब तो नहीं है, यानी कि वो भी क्रैकडाउन में शामिल हो गए और उनको बताया गया, उनको बुलाया गया है कि आप खुदा पाकिस्तान की मैशत इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इन्फ्लेशन 38% तक आपको पता चला गया। तो हमें मुल्क को बचाना है, तो रुपये को मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान बचेगा, वरना पाकिस्तान के बचने के डिफ़ॉल्ट से नहीं बच सकता। तो अब देखो क्या उनका एंड क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, क्योंकि जब तक स्मगलिंग और करप्शन नहीं रुकेगी तो ये चीज़ें भी नहीं रुकेगी। अच्छा, डॉलर के मुकाबले में हम देखते हैं कि डॉलर की तो एक रेगुलेशन है कि जिसकी कीमत कम हो रही है। गोल्ड में सूरत हाल तो ये है कि वहाँ तो लोग कैश में दे रहे थे, कैश में ही गोल्ड वो वापस उनको उस तरह से मिल रहा था। चले ग्रे मार्केट का आपका डिफरेंट था, लेकिन आप लोगों की तो डॉक्यूमेंटेशन है कि अगर मुदस्सिर ने $200 $300 भी लेने तब भी वो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। वहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं, वहाँ ये चल नहीं सकता, ये 2 नंबर वाला काम चल रहा है जी। मैंने बताया ना, पहले मैंने आपको बताया कि इन्होंने बाकायदा रेड हैंड लोगों को पकड़ा है, जो कि एक पूरी गाड़ी 5000 नोटों की लेके बड़े बड़े बहुत ही हाई पर्सनैलिटी को देने जा रही थी और रास्ते में पकड़ी गई। और उन्होंने फिर जब पकड़ी गई वो बंदे भाग गए मुल्क से, अब मैं नाम नहीं लूँगा, तो 1-2 पकड़े गए, 2 भाग गए। फिर उनको बड़ी हाई पोस्ट पे थे वो लोग, उनको बताया जाता था जितनी भी ईरान से स्मगलिंग होती थी, जितनी भी अफगानिस्तान से और ये अफगान ट्रांसलेट का माल जाता है, सबको उनकी नज़रों में था और सब उनके सामने होता था, क्योंकि वो उससे छुप नहीं सकते थे, वो दाइयाँ थी इनकी। तो उनको जब पता चला कि उन्होंने फिर बोला इसका 5000 नोट की बजाय गोल्ड में हमें पैसे, क्योंकि डॉलर लेना आजकल बहुत ही जो शेयर लेने के बराबर है। जो भी डॉलर लेने जाता है उसको पूरी अपना डेटा देना पड़ता है। ब्लैक मार्केट में डॉलर लेने भी मुश्किल था, तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि हम गोल्ड ले लेते हैं। गोल्ड में तो किसी को कोई रुकावट ही नहीं है, ना कोई कंप्लाइंस है, ना कोई पर्पज़ पूछा जाता है, ना कोई सोर्स पूछा जाता है। तो उन्होंने गोल्ड लेना शुरू कर दिया। मैंने जैसे बताया $20 मिलियन का डेली वो ब्लैक मार्केट से, हवाला मार्केट से ख़रीद के गोल्ड ले रहे थे। 500 kg पर डे आ रहा था। और उसका सारे का सारा जितने भी करप्ट अफसर थे और करप्ट लोग थे या स्मगलर थे उनको दिया जाता था, वो अपना पैसा जो है उसमें कन्वर्ट कर रहे थे। अब जो क्रैकडाउन शुरू हुआ था, आपने देखा अभी तक किसी गोल्ड वाले का नाम नहीं है कि इतना गोल्ड पकड़ा है, कोई इतने ताकतवर हैं। हालांकि पकड़ा है इन्होंने, लेकिन पता नहीं मीडिया में क्यों नहीं दे रहे। तो वो अभी तक भी जितने भी क्रैकडाउन, आज भी आपको पता है 2 लाख यूरो के करीब पकड़े गए और 6 करोड़ पाकिस्तानी बनता है, जो कि किसी अफगानी से निकला है। और उन्होंने जो है वो अभी भी, यानी कि ये काम जारी है, ऐसे नहीं बंद नहीं हुआ। ब्लैक सही, ये तो ब्लैक मार्केट में गोल्ड की आप बात कर रहे हैं। बैंकों के हवाले से जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि वो तो बैंकों के खिलाफ होगा एक्शन, अगर हो जाता है तो उसके असरात फिर क्या होते हैं डॉलर के हवाले से? देखो फिर उनका जो है, अगर बैंकों के खिलाफ एक्शन हुआ नहीं आज तक पूरी पाकिस्तान की तारीख में कभी भी। इनको पकड़ा ज़रूर है, रेड हैंड पकड़ा है, इंक्वायरी हुई, इनको बुलाया गया, फिर इनको छोड़ दिया गया, ऊपर से फ़ोन आ जाता है। तो ज़ाहिर है सारे, कोई IMF का बंदा है, कोई वर्ल्ड बैंक का बंदा है, कोई अमेरिका का बंदा है, सारे इधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए। सही। तो आप देखें ना, हमारा रुपया इस वक्त रीजन में सबसे कमज़ोर तरीन करेंसी में शुमार है। अभी भी अफगानिस्तान का 104 से कम होकर 75 पे आ गया, जो कि जिसमें इकनॉमिक सेक्शन है। इंडिया का 82 है, बांग्लादेश का 95 है,
हमारा जुर्म ये है कि हम लोग अपने रुपये में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम उसकी कदर नहीं करें तो लोग क्यों कदर करेंगे। सही। हमारा रुपया मेरे हिसाब से पहला इसका लेवल 250 है, उसके बाद 200 है। अगर ये बैंकों के खिलाफ एक्शन हो जाता है और उनके खिलाफ जितनी भी फाइलें पिछली खुली पड़ी हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत से उनके केस हैं अभी तक ओपन है, अभी तक उनको ना प्लेंटी लगाई गई है, ना उनको सजा दी गई है, ना उन्हें। लेकिन ये कि अब इस पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बांग्लादेश की मिसाल, उसने सारे के सारे ट्रेजरार जो है फायर कर दिए थे और सारे के सारे प्रेसिडेंट फायर कर दिए थे बैंकों के, कि बोलो हम लोग, उसका नतीजा भी आपके सामने, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गए उनका रुपया। चलें, अब ये हम भी उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल बेहतरी की जानिब होगी। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब हमारे से जी। और अब अगले आने वाले दिनों में देखते हैं कि डॉलर की जो मार्केट है इस सिचुएशन में बेहतरी आएगी। लेकिन एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पर शायद तवज्जो माजी में नहीं दी गई हुकूमतों की जानिब से, अब कुछ फैसले भी किए गए हैं, और वो है इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेक्टर ज़राअत का। ज़राअत चलेगी तो मुल्क चलेगा, और मुल्क अगर चलेगा तो फिर सूरत हाल ही चल सकती है। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हम माजी में देखते हैं, पाकिस्तान में हमेशा से ज़राअत में बहुत सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेट अब हमें वही चीज़ें आज के दौर में इंपोर्ट करना पड़ रही हैं। चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त, क्या टास्क होना चाहिए, और अगले आने वाले वक्त में सॉल्यूशंस की जानिब जो बढ़ा जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। ग्रीन पाकिस्तान जो इनिशिएटिव है उस पर क्या काम हो सकता है और हो रहा है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर हयात भंडारा साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त। आमिर हयात भंडारा जो साबिक मेंबर भी रहे हैं टास्क फोर्स के, जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बनाए गए, और फार्मर हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम ज़रई मुल्क, मुझे तो याद है वो क्या माशरती उलूम की किताब होती थी चौथी जमात में, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। आज हम जब इंपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें गंदम तक भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हम कपास पैदा करने वाला मुल्क है तो वो भी इंपोर्ट में हम शामिल हो जाते हैं। क्या चक्कर है, क्यों यहाँ इस नहज पे हम पहुंचे हैं? बहुत शुक्रिया मुदस्सर। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क था, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, और इसी ज़राअत के अंदर आपकी कामयाबी है। और जिस तरह अपने चैलेंजेस की बात की, अगर मैं सिर्फ ज़राअत को शुरू चैलेंजेस से करूं तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंट चैलेंजेस हैं ज़राअत के अंदर, वो आपकी सबसे बड़ा मसला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है। फिर जो प्रोडक्टिविटी है हमारी जो ज़राअत की फसलों की, उसका है। फिर जो ज़रई मंडियों का निज़ाम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, वो बड़ा इन्वॉल्व है आपकी ज़राअत को पीछे धकेलने के अंदर। और सबसे बड़ी बात जिसका शायद बहुत से लोगों को अदराक नहीं है, वो आपका मौसमियाती तब्दीली का मसला है, क्लाइमेट चेंज का मसला है। ये चारों चीज़ें, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये चारों चीज़ें मिलकर पाकिस्तान को उस जगह पे ले आई हैं कि हमें अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह पहले आप बात कर रहे थे कि हम बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हमें ना सिर्फ कमोडिटीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, बल्कि उनकी इनपुट्स जो हैं, जो हम खादें, दवाइयाँ और बीज कुछ हद तक है, वो भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये जो हम डॉलर्स का अभी ये पिछले चंद महीनों के अंदर हमने देखा जो चैलेंज है, वो भी इसी वजह से है क्योंकि हम वो चीज़ें जो यहाँ पे उगा कर अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं और एक्सपोर्ट के जरिए और ज़र मुबादला कमा सकते हैं, उसके लिए हम अपना कीमती डॉलर जो है वो बाहर लोगों को, दूसरी दुनिया के फार्मर्स को भिजवा रहे होते हैं। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों इतना बढ़ गया है? अब हम यहाँ के किसान और बाहर से यूक्रेन से आने वाली गंदम का अगर कंपैरिजन कीमत में करेंगे तो हमारे लिए, किसान के लिए भी मुश्किल है, फिर आम आदमी के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ा है जिसका अल्टीमेट जो है वो एक आम आदमी पर, जब वो सारिफ बन के जाता है मार्केट, उस पर असर होता है? देखिए, आपको किसान को भी बतौर सारिफ ही देखना पड़ेगा क्योंकि वो उगाता तो है लेकिन उसके बाद मंडी में बेच देते हैं। आप देखें कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपकी जो इनपुट्स हैं वो ज्यादातर इंपोर्ट हो रही होती हैं। खादें आपकी जो बेसल डोज में आती हैं वो ज्यादातर इंपोर्ट हो रही होती हैं। शुक्र है गंदम के अंदर और गन्ने के अंदर हम कुछ लोकल प्रोडक्टिविटी सीड्स की कर रहे हैं, अदरवाइज जो बाकी सीड है वो भी बाहर से ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज की इनपुट के लिए सिवाय जमीन के, पानी के, हवा के और किसान के इनपुट्स भी इंपोर्ट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और फिर उसके अंदर जो कार्टिलाइजेशन और जो मोनोप्लास्टिक अप्रोच, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, वो हम मेरे ख्याल में पिछले 2-3 सालों से तो यूरिया के अंदर भी देख रहे हैं, डीएपी के अंदर भी देख रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर आपकी गंदम की काश्त जो है वो अगले महीने 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, और अगर कम कीमत के ऊपर
ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। देखें, याद रखें, जब आपके तेल की कीमतें और इनपुट की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई खाने पीने की चीजों में होगी। अभी हम देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने पिछले दिनों में डॉलर्स को ब्रेक लगते हुए देखी, हमने जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसको रिवर्ट होते हुए देखा, जो कि आने वाली क्रॉप के अंदर डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कमी का बायस बनेगी। और यहाँ पे आकर कहीं ना कहीं मार्केट का रोल भी इन्वॉल्व हो जाता है जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि जो इनपुट सप्लायर्स हैं, मंडीज जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का हिस्सा है, फिर आपकी जो प्रोड्यूस फार्मर उठा के मंडी के अंदर ले जाता है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक, उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो ओपन बोली पे बिकती है और 2-3 जगह पे उसको तोला जाता है। इलेक्ट्रिक वेइंग सेक्शंस को आप डेटा रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप जो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना तो वो निकाल सकेंगे ना उसको कम कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी आपने बीज के हवाले से बात की, हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं मौजूद जहाँ पे रिसर्च के मामलात हम बाहर देखते हैं बिल्कुल जदीद तरीके हो चुके हैं। अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं पर एकड़ उनकी जो क्रॉप है वो कुछ और दे रही है, हम कहीं और खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों पर फोकस नहीं किया गया कि यहाँ हम इतना पैसा कमा सकते हैं, इतनी चीज़ें कर सकते हैं, ये माजी में क्यों नहीं किया गया? वजूहात इसको आपको क्या लगती है? देखिए, इसमें पॉलिसी का बड़ा रोल रहा है। अच्छा। और जो लिंकेज है आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का, यूनिवर्सिटीज का, एक्सटेंशन वर्कर्स का और फार्मर्स का, इसका बड़ा रोल रहा है। देखिए, जब सीड फार्मर को सस्ती कीमत के अंदर अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली वो उसको यूज करेगा, लेकिन अगर आप उसको सीड नहीं देते, प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाता और उसकी इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उस वक्त आके चैलेंज शुरू हो जाता है क्रॉप प्रोडक्टिविटी का। नो डाउट ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पिछले दिनों हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज ने बहुत अच्छे सीड तैयार किए हैं, लेकिन उन सीड्स को आगे जो फील्ड के अंदर लेके जाना और उनकी आगे बढ़ोतरी, देखिए सिर्फ सीड लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेशंस जो 3 से 6 माह तक चलते हैं, तब जाकर जो है वो क्रॉप तैयार होती है। और उस वक्त खुदा न खास्ता अगर बारिश आ जाए, जैसे क्लाइमेट चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, हीट वेव आ जाए, फ्लड्स आ जाए, तो वो सारा का सारा सीड, वो सारी की सारी प्रैक्टिस और किसान की मेहनत जो है, वो सारा का सारा सरमाया जो है वो चैलेंज हो जाता है। तो इसके लिए जो मेरे ख्याल में काम करने की जरूरत होगी कि सीड से लेकर जो आपकी हार्वेस्टिंग और फिर एट द एंड मार्केटिंग तक, इस सारी चीज को हमें प्रॉपरली जो प्रिसीजन और डिजिटल एग्रीकल्चर के अंदर लेके आके और इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शंस के जरिए इसको लेके आगे आना पड़ेगा। तो अभी जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक ग्रीन पाकिस्तान का, एक लिम्स भी, एक पूरा इदारा भी इसमें हमने देखा वो बनाया जा रहा है, इसके बाद कोई असरात पाकिस्तान में बेहतरी होंगे ज़राअत के हवाले से? क्या इसमें इनिशिएटिव आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने पूछा है। हम पिछले 6 महीने की सिर्फ कारकर्दगी देखें तो हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। मैं खुद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की लॉन्च पे था 10 जुलाई वाले दिन, लेकिन उससे थोड़ा पहले चले जाएं तो जो आखिरी मुंतखब हुकूमत पिछली गुजरी है, उसने एग्रीकल्चर बजट जो दिया था वो बड़ा खुशाइन था। और फिर जब हमने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की लॉन्च देखी तो उसमें एक चीज बड़ी नजर आई, वो दैट वाज द कमिटमेंट। देखें, एक इलेक्टेड हुकूमत जा चुकी है, इंटरम सेटअप आया हुआ है, लेकिन वो पॉलिसी जो ज़राअत के ऊपर थी वो अभी भी चल रही है। तो एक चीज़ तो ये है कि हमें नज़र आ रहा है अब हमारी जो आर्मी की तरफ से भी और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कि पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहेगी एग्रीकल्चर के अंदर, और यही सबसे बड़ी बात है। अब आ जाते हैं आगे कि इसमें कैसे कैसे और क्या क्या हो सकता है। देखिए, लिम्स और जो आपकी टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको फार्मर तक लेके जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको आगे किस तरह लेके जाना है, इसमें मेरे ख्याल में मैं जो समझता हूँ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है वो 3 तरह से हमारे एग्रीकल्चर के मसाइल को हल कर सकते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर इज द फ्यूचर, क्योंकि जब आप बड़े फार्मर की बात करते हैं, बड़ी फार्म लैंड की बात करते हैं, तो उस वक्त मैकेनाइजेशन इंक्लूड हो जाती है। हमारी जो लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई की एक वजह यह भी है कि हमारे पास दुनिया के लेवल की मैकेनाइजेशन नहीं है। तो जब आप कॉर्पोरेट के अंदर आएंगे तो आपको मशीनरी, टूल्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ अवेलेबल होगा। अब उस कॉर्पोरेट को कोऑपरेटिव और फिर स्मॉल फार्मर के साथ लेकर चलना है, क्योंकि आप मोनोक्रॉपिंग के ऊपर सारा कुछ नहीं कर सकते। आपने एक्सपोर्ट भी करनी है, आपने अपनी लोकल जो पॉपुलेशन है उसको भी फीड करना है। तो फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर आप एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे,
जो मीडियोकर फार्मर्स कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो चीज़ें का वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आमिर हयात भंडारा साहब। बड़ा एक अहम मामला है वो है क्लाइमेट फूड सिक्योरिटी का। इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में अपने नाज़रीन के साथ ये डिस्कस करेंगे कि इस वक्त फूड सिक्योरिटी वो कितना ज़रूरी है। लेकिन फूड के हवाले से अगर हम बात करें, कुछ कीमतें कम हुई हैं, आदाद शुमार जो दिए गए, पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत कम हुई और उसके असरात अब मार्केट पे भी नज़र आ रहे हैं, वो क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो छोटे दुकानदारों के हवाले से, ताजरों के हवाले से, क्वेटा से दानिश फराद हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ मुश्किलात के शिकार हैं वहाँ पर। दानिश, क्या कहते हैं यहाँ के दुकानदार और ताजर? जी, महंगाई की वजह से जहां जो कारोबारी हजरात हैं, जो बड़े कारोबारी हजरात हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा तो एक जानिब हुआ है, लेकिन वहीं जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो कारोबारी हजरात हैं, यानी जो छोटा छोटा कारोबार करते हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं एक मोची के साथ मौजूद हूँ जो मेहनत मजदूरी अपनी करता है, लेकिन शदीद महंगाई की वजह से उनका जो कारोबार है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है और जो कीमतें हैं उनकी उसमें इजाफा ना होने की वजह से भी लोगों की जानिब से भी इनको जो है वो कम जो कीमतें हैं वो अदा की जाती है, जिसकी वजह से इनका घर भी बमुश्किल ही इस वक्त चल रहा है। मेरे साथ एक मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? सर, मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन क्या कर, मजबूरी है, करना पड़ता है। मकसद है जो पहले जो बंदे जो है ना काम करवाते थे वो जो बेहिसाब पैसे देते चले जाते थे, अब आजकल जो है ना मेहनत करो, मेहनत का पैसा भी पूरा नहीं मिलता है। एक मोची मौजूद थे जो काफ़ी दिल बर्दाश्त थे। उनका यही कहना था कि जहां लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जो लोग पहले जो लोग होते थे वो जो काम थे उसकी एक अच्छी कीमत अदा करते थे, लेकिन अब जो लोग हैं ये काफ़ी कंजूसी भी करते हैं और उसके अलावा कंजूसी के अलावा भी जो कीमत है वो भी पूरी अदा नहीं करते, जिसकी वजह से इनका जो कारोबार है उस पर काफ़ी मनफी असर पड़ा है और ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से, ज़िले इंतज़ामिया से। दानिश फराद, आप हमें आगाह कर रहे थे क्वेटा से। मामला ये है कि अब हम कुछ बात करेंगे इन तमाम तर चीज़ों के होलसेल मार्केट पर क्या असरात हुए हैं। डॉलर की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, तो आम अशिया की कीमतें भी कम हो रही हैं नहीं। अब्दुर्रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, होलसेल डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। डॉलर कम हो गया, पेट्रोल कम हो गया, सर चीज़ें उस तरह से कम नहीं हो रही। हम कल की मार्केट की भी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी अभी भी कीमत ज़्यादा है। वजूहात क्या है? देखें, अभी जो आप उसको देखेंगे होलसेल में, तो होलसेल में तो कमी वाकई हुई है। आज मैं आपको बताऊं कि चीनी के रेट 123 रुपए होलसेल में हो चुके हैं। अच्छा, जो 180 तक पहुंची थी होलसेल में। अभी आलम है कि देखें, अभी आटा है, आटे को बेसिक खुराक है आटा। देखें, किसी को अगर 20-25 हज़ार वाला अपनी रोजी रोटी कमाने जाए और अपना आटा खरीदे और गैस भी ना हो, तो आप अंदाजा लगा लें कि उसको तंदूर से रोटी लेनी पड़ती है, वो 20 रुपए की है। अब मसला सबसे बड़ा ये आ रहा है कि आटे जो हमारे पास गंदम आ रही है इम्पोर्टेड रशिया और यूक्रेन से, उसकी जो कॉस्टिंग बन रही है वो तकरीबन 92। अच्छा, और 92 रुपीस की अगर वो बन रही है, गंदम मिल रही है, तो उसकी जो आटा बिकना चाहिए वो 110 और फाइन आटा 112 रुपए पर 13 रुपए बिकना चाहिए। ये कौन पूछे, ये बताएं, ये गवर्नमेंट। इसका मतलब होलसेल में जो आप बात कर रहे हैं वहां इशू नहीं है, इशू है इस वक्त रिटेल मार्केट जो है वो आम डीलर्स के पास, वहां इशू आप समझते हैं चल रहा है। और फिर जो आटे की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर एक्स मिल की कीमतें कौन कंट्रोल करेगा इन चीजों को? देखिए, ये एक्स मिल वाली बात तो हो रही है ना, अभी आप समझें, ये तो इम्पोर्ट हो रही है अभी गंदम। सही, गंदम तो इम्पोर्ट हो रही है ना, बिल्कुल। और जो हमारे पास जखीरा पड़ा है जो अभी सीजन का, वो भी बहुत पड़ा है। लेकिन सवाल ये होता है कि वो जखीरा अंदर से कौन जान छोड़ा है, उनसे कौन निकलवाए ये माल। और दूसरा, जो जिस तरह जनरल आसिफ मुनीर साहब ने जो काम किया है और स्टिक उठाई, जिससे ये कमोडिटीज काफी कंट्रोल हो। राइस में आप देख लें, तो इसका मतलब है कि सारी के सारे अब जो है वो एक स्टिक इधर भी आनी चाहिए गवर्नमेंट की, कि यहाँ भी स्टिक आए तो ही फिर आम जो मार्केट है उनमें चीज़ें सस्ती हो सकती है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त का बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रुपया पैसा से हमने कोशिश की आज आपको सूरत हाल मार्केट की बताने की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।